मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे भौतिकी का। वो भी क्लास 10th का भौतिकी, जो हम लोग ये पढ़ाने का आपके पास घर बैठे भेजने का माध्यम जो है क्रैश कोर्स का माध्यम है। तो क्रैश कोर्स के तहत से आप लोगों का चैप्टर क्लियर करा दे रहा हूँ, ताकि जो विद्यार्थी घर पे बैठे थे या छूट गया हो, उनका नहीं क्लास कर पाए हो ऑफलाइन, तो ऑनलाइन क्लास करके वो अपना कोर्स को पूरा करे, ताकि 2025 के एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में जा कर के अपने दिए गए एग्ज़ाम के तहत से जितने भी क्वेश्चन आए उनका प्रश्न को हल करें। तो बाबू, ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। क्या? मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। तो इस तरीका से हम लोग मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल में देखिएगा, ढूंढिएगा, ये वीडियो डाला गया है मेरे माध्यम से, तो ये देखिएगा मानव नेत्र है। इस तरीका का मानव नेत्र हमने आपको बता चुका हूं पहले ही। तो आप कभी भी, जो भी हैं, आप नए भी हैं तो भी आप जाकर के ढूंढ सकते हैं, पुराने भी हैं तब फिर से आप जाकर के रिवीजन कर लीजिए, इस नेत्र को देख लीजिए। ये नेत्र है, इस मतलब मछली के आकार का होता है हमारा ये नेत्र, जिससे आप देख रहे हैं, जिसे आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो वो जो है मानव नेत्र है। तो इसी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का नाम जो है क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब बाबू, ये मानव नेत्र क्या है भाई? तो यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। सुग्राही, सुग्राही मतलब कहने की मतलब ये जो है कोई भी सूचना को ग्रहण करने वाला। क्या है? सूचना को ग्रहण करने वाला ज्ञान इंद्रियां है, मतलब सेंस ऑर्गन है। ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। कितने ज्ञान इंद्रियां होते हैं? 5 होते हैं। इसमें कौन कौन है भाई? तो इसको थोड़ा एक नजर में देख लेंगे हम लोग। आंख है पहला नंबर, दूसरा नाक है, फिर कान है, उसके बाद जीभ है, और उसके बाद त्वचा है। त्वचा है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हम लोगों का। तो कहता है कि यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रियां है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने का योग्य बनाता है। मतलब ये साफ तौर पर कह दिया है बाबू कि हम इससे कोई भी वस्तुओं को देख सकते हैं, वही मानव नेत्र है। क्या है? जिससे हम कोई भी वस्तुओं के साफ तौर पर देख सकते हैं, वही क्या है? मानव नेत्र है। कहता है यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित रहता है यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। अगला कहता है बाबू, नेत्र गोलक का व्यास जो है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है मानव नेत्र का नेत्र गोलक का व्यास? तो 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। इसका काम क्या है? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। तो मानव नेत्र का ढेर सारा भाग है। आप देखे हैं अभी तुरंत ऊपर में देखे थे, इस छोर में बना हुआ था। क्या बना हुआ था? मानव नेत्र। ऐसे नीचे भी आने वाला है मानव नेत्र का। तो विभिन्न भाग क्या क्या है? एक श्वेत मंडल है, उसको कर्निया कहते हैं। क्या है? श्वेत मंडल है, उसे कर्निया कहते हैं। और कर्निया क्या होता है बाबू? तो यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है, और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला है लेंस। क्या है बाबू? लेंस। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश के रेटिना पर अभिसारित करता है।
जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रसेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है। जहलीवत मतलब जेली कह सकते हैं, अंग्रेजी में जेली कह सकते हैं, पदार्थ उसमें भरा होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब जो दूरी पर भी वस्तु है, कोई भी वस्तु को ला करके सीधे लेंस जो है कहाँ रेटिना पर उसका प्रतिबिंब को बनाने का काम करता है, वही लेंस होता है। अगला है परितरिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। कहा है परितरिका बाबू? तो कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, ये आंख का पुतली जो है, ये ऊपर वाला पुतली उसको नियंत्रित करते रहता है। फिर कहता है पुतली क्या होता है बाबू? आइए, पुपिल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब अगर देखिएगा थोड़ा ज्यादा प्रकाश आए तो आंख की पुतली बंद हो जाएगा, धूल पड़ेगा आंख की पुतली बंद हो जाएगा, मतलब नियंत्रित रखता है। फिर कहता है अगला, रेटिना क्या है? रेटिना कहता है यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। क्या कहता है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। क्या करती है? विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। क्या करता है? मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या करते हैं? मस्तिष्क जो है वो व्याख्यान करता है उस सिग्नल को और हम वस्तु को देख पाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ। देखिए तो हर चीजों का हम लोग जहां जो जो पढ़े हैं बाबू, ये चीज देख लीजिएगा थोड़ा सा कि श्वेत मंडल कहाँ है। देखिए इस भाग को क्या कहते हैं? श्वेत मंडल कहते हैं। इसके आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। उसके थोड़ा सा आगे परितारिका है बाबू। क्या है? परितारिका है। उसमें परितारिका में द्रव भरा रहता है, उसको नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके अंदर एक लेंस होता है, उसको क्रिस्टलीय लेंस, जिसको लेंस कहते हैं। अब आइए बाबू, ये लेंस के बगल में एक जो है पेशी होता है, मांस पेशी होता है, उसको पचमाभी पेशियां कहते हैं। और बउआ इस जो है द्रव भरा हुआ है, द्रव के एक छोर होता है, इस छोर को दृष्टि पटल कहेंगे, अभी पढ़ाए थे। और उसके बाद लास्ट वाला बात को दृक तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दृक तंत्रिका कहते हैं। इस तरीका से हम लोग जो है मानव नेत्र को देख रहे हैं और इसी से जितने भी सारी वस्तुएं हम दुनिया को देख पाते हैं तो इसी के माध्यम से देख पाते हैं। अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो सही है, आप देख पा रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। ये चैप्टर को इग्नोर ना कीजिएगा, इग्नोर करने के बाद आपका भारी लॉस हो सकता है। दूरबिंदु मतलब 4 पॉइंट, दूरबिंदु मतलब 4 पॉइंट कहता वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। इतना दूर नहीं कि मतलब दूरी तक कि जो है दिखाई नहीं दे वस्तु, स्पष्ट रूप से देख ले, वही न्यूनतम दूरतम बिंदु है, दूरबिंदु है। तो नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। क्या कह रहा है कि वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी तक पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए यह क्या होता है? अनंत दूरी पर होता है। अब निकट बिंदु कहेगा बउआ, तो निकट बिंदु नियर पॉइंट कहेंगे उसे। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं बाबू कि किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग
25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। किसके लिए? वयस्क मनुष्य। वयस्क कहेंगे तो 18 साल से ऊपर वाले के लिए जितने भी न्यूनतम दूरी होगा, निकटतम बिंदु जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर से अगर कहीं 24 सेंटीमीटर में आए तो स्पष्ट रूप से वो कोई भी वस्तु या कोई भी अक्षर आपको दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं होगा? आपके कोई भी अक्षर दिखाई नहीं देगा। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अब आइए समंजन क्षमता क्या होता है। समंजन क्षमता, क्षमता कह दिए जैसे ही आपको पता हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? क्षमता कह दिए तब से ही पता हो जानी चाहिए आपको कि बाबू अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। क्या कहता है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? लेंस की जो वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इसी को क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। बाबुआ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम। क्या होता है डायग्राम में से देख लीजिएगा थोड़ा सा। आपके पास पश्चमाभी पेशियां है, अगर थोड़ा सा शिथिल हुआ, शिथिल हुआ मतलब फैला, क्या हुआ? पश्चमाभी पेशियां अगर फैल गया तो लेंस पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंस पतला हो जाता है। अगर लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन बउआ पश्चमाभी पेशियां अगर सिकुड़ जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है, और लेंस मोटा हो गया मतलब फोकस दूरी कम हो गया। क्या हो गया? फोकस दूरी कम हो गया। इस बात को एकदम जेहन में धसा लीजिए दिमाग में। क्या कह रहा है कि पेशियां पश्चमाभी पेशियां मोटा हो गया मतलब फैल गया तो क्या हुआ? लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। पश्चमाभी पेशियां अगर सिकुड़ गई तो लेंस मोटा हो गया, फोकस दूरी कम हो गया। क्या हो गया? फोकस दूरी कम हो गया। तो इस तरीका से बबुआ आगे हम लोग चलते हैं। दृष्टि दोष और उसका संशोधन क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, क्या है? दृष्टि दोष और संशोधन क्या है? तो आइए हम लोग दृष्टि दोष को हम लोग एक बीमारी होता है, पहला नंबर मोतियाबिंद। वो दादा दादी को अधिकतर हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद जो है दादा दादी को अधिकतर हो जाता है। अब आइए बाबू कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। दुधिया और धुंधला मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कहता इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अगर कोई वस्तु अच्छा रूप से नहीं दिखाई दे उसका क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद कहेंगे। फिर बाबू कहता इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। कहता इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, मतलब नहीं दिखाई देती है। कमी या तो कम दिखाई देगा या तो पूर्ण रूपेण से नहीं दिखाई देगा। कहता है मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। अगर मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन हुआ, शल्य चिकित्सा बोला बाबू मतलब ऑपरेशन। क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। अगर ऑपरेशन हुआ तो आपको देखने की क्षमता वापस आ जाएगा, देखने की क्षमता वापस आ जाएगा। फिर कहता है बबुआ निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष मतलब एकदम सीधे सी बात रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगा। एकदम उल्टा कहता इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। बबुआ क्या कह रहा था? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष तो सबको लगेगा कि अरे भाई
निकट कह रहा है तो नजदीक वाला में दोष है, तो नजदीक वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नजदीक वाला वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और साथ साथ दूर वाली वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर वाला वस्तु को नहीं देख सकता है अच्छा से। कहता ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दूर बिंदु जो है अनंत में न होकर के आप नेत्र के पास आ जाता है। अब कहता है दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, ये जैसे निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होगा तो क्या कारण है भाई, तो कारण है कि अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अब लेंस की जो है वक्रता अधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अगर नेत्र गोलक की कितना कहा गया 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास है, अगर लंबा हो गया इससे ज्यादा हो गया तो भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब इससे निवारण कैसे करेंगे हम लोग, अगर हो गया तो क्या करें भाई, तो आइए हम लोग निवारण करते हैं कि हो गया, अगर कोई बीमारी हो जाता है तो उसका इलाज तो है, तो इलाज तो होगा ही, आइए हम लोग इलाज करते हैं। देखिए निवारण कहता है इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा बउआ। अब देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु, देखो तो वस्तु कहाँ है, यहाँ, इसको बिंदु कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो सोचिए कि इसका रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा है। वही क्या किया कि यहाँ जो है चश्मा एगो लगा दिया, तो चश्मा लगाने, कौन सा चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया तो दिखाई देना शुरू कर दिया। देख लीजिए भाई अवतल लेंस, अवतल लेंस कहेंगे तो बीच में मोटा और लास्ट दोनों छोर बीच में पतला, दोनों छोर में मोटा। अब आइए दीर्घ दृष्टि दोष क्या है भाई, तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो है दूर वाला वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन नजदीक वाला वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या कर रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट तो देख सकता है किंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। क्या हो जाता है, निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। अब कहता है कि इसका होने का कारण क्या है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो आइए नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी अत्यधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना वो भी क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, इसका इलाज तो होगा, तो इलाज हम लोग करेंगे बउआ। देखिए इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। वहां निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो उत्तल लेंस लगाएंगे और लगाने के बाद इसका निवारण हो जाएगा। कोई भी वस्तु को उससे हम लोग देख सकते हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ क्या हो रहा है कि दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस को उत्तल लेंस को लगा दिया है तो इसको देख सकता है, देख पा रहा है दूर दृष्टि दोष को। अब अगला क्वेश्चन कहता है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदृष्टिता, हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो आइए जरा दूरदर्शिता क्या है भाई, तो जरा दूरदर्शिता कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। मतलब अगर एक ऐसा उम्र आता है बाबू कि वहां से देखने की, मानव नेत्र का देखने की समंजन क्षमता घट जाती है कथा अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, दृष्टिता कहते हैं। कारण क्या है बाबू, इसमें कारण क्या है, कहता यह पश्चमाभी पेशियों को के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में
कमी आने के कारण उत्पन्न हो जाता है। काहे कारण, क्या कारण होता है? पछमाभी पेशियां जो होता है धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, और क्रिस्टलीय लेंस में लचीलेपन आ जाता है, लचीलेपन आ जाता है। इसके कारण यह जरा दूरदृष्टता हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, निवारण कैसे होगा बाबू? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, या तो कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र के में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। कैसी लेंस की आवश्यकता होती है? द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग उत्तल, मतलब दोनों लेंस लगा दिया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों, तब दूरदर्शिता का निवारण होता है, मतलब उससे ये कर पाते हैं हम लोग। अगला कहता है कि बाबू, अगला कह रहा है कि दोनों दोनों नेत्रों पर सामने की ओर स्थित होने का क्या लाभ है? दोनों नेत्रों पर सामने होने की ओर स्थित होने का क्या लाभ है? तो कहता है इससे हमें त्रिविमीय चाक्षुकी, 3 डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। अगर दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर से स्थित है तो हम लोगों को 3 डायमेंशन विजन की लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र के विस्तृत हो जाता है, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र का विस्तृत हो जाता है, इससे हम धुंधली चीजों को भी देख पाते हैं, इससे हम धुंधली चीजों को भी देख पाते हैं। तो इस तरीका से हम लोग आज मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को देखा है। तो बाबू, अगर आपके पास आंख है तो आंख को बचा करके रखिएगा, अन्यथा इस धरती में कोई आपको काम देने वाली नहीं है, काम देने वाला नहीं है। तो हर कोई से विनती होगा, निवेदन होगा कि इस चैप्टर को गहन पूर्वक पढ़ें, ताकि आपके आने वाले एग्जामों में इससे लगभग तो 10 नंबर का क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आप जरूर से जरूर इस बातों को ध्यान रखें और इग्नोर न करते हुए इस चैप्टर पर ध्यान दे करके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों, स्टूडेंटों के बीच में बांटने का काम करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे वीडियो को। और इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं, विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।